सभी छात्रों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। बच्चों, हम उत्तराखंड बोर्ड के जो 2022 का पेपर है उसको सोल्व कर रहे हैं। कल हमने जो वीडियो किया था उसमें हमने 12 क्वेश्चन सोल्व किए थे, उसके आगे क्वेश्चन शेष हैं। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए उससे आगे क्वेश्चन करते हैं। बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। जैसे ही कोई नया वीडियो डलेगा तो सबसे पहले उसका अपडेट आप तक पहुंचेगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, नोट्स बनाने हैं सबको। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 हमने कर लिए थे। क्वेश्चन 13 में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन 13 है बच्चों, क्या बिंदु दे रखे हैं हमको, यहाँ लिख लेते हैं बिंदु 3,2 -2, -3 और इसके बाद है 2,3। ये कह रहा है कि क्या ये ट्रायंगल बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का ट्रायंगल बनता है। तो बच्चों सपोज करो ये ट्रायंगल बनाते हैं अभी, है ना। किस प्रकार का ट्रायंगल बनेगा वो हम बाद में पता लगेगा। चेक करने के लिए तो हम ये भी कर सकते हैं कि इनका पहले देखेंगे कि भाई इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 नहीं आता है तब तो ये ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। और अगर 0 आ जाता है ट्रायंगल का क्षेत्रफल तो ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं त्रिभुज, इनको मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी और ये सी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ लिखेंगे इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों होता है 1/2 x1 प्लस यहाँ पे आएगा x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये ट्रायंगल का एरिया होता है बच्चों। इस एरिया से हम चेक कर लेंगे कि क्या ये त्रिभुज बनाएंगे या नहीं। यदि इस फॉर्मूले से जो एरिया निकल के आता है वो अगर 0 है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, और यदि कुछ और आता है तो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मान रखते हैं x1 का मान है बच्चों 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। y2 ये है -3, तो यहाँ पे हम ये कोष्टक ना लगा के ये वाला कोष्टक लगाएंगे, मंझला ब्रैकेट बोलते हैं इसको। y2 का मान है -3 माइनस यहाँ पे पहला है y3 3 है तो यहाँ पे 3, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, प्लस x2 का मान है बच्चों -2, यहाँ पे -2 y3 का मान है बच्चों 3, y1 ये है 2 प्लस x3 का मान है 2, y1 का मान है x1 y1 का मान है 2 और y2 का मान है -3। तो यहाँ पे मंझला ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट बंद। तो ये हमने ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे आप मैं लिख देता हूँ ये x1 y1 x2 y2 और ये x3 और ये y3, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको ऐसे लिख के नहीं आना है, ये तो मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये x1 का मान होता है, ये y1 का। जब भी हम किसी निर्देशांक ज्यामिति में जब भी किसी बिंदु को लिखते हैं तो पहले बच्चों x का मान लिखते हैं, फिर y का मान। ये x ये y, यानी कि बिंदु लिखा जाता है x, y की फॉर्मेट में। अब x, y की फॉर्मेट में हमने ये बिंदु लिख लिए, तो इसी प्रकार हमने मान लिखा है x1 y1
ये x2/2 दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु x3/3। यहाँ पे हमने मान लगा दिए, इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं। चलिए, ये आएगा -3 ऐसे हो जाएगा, ये प्लस नहीं है, इसे इसकी गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा -2, 3 में से 2 गया 1 +2, और ये हो जाएगा बच्चों 2 + 3, माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो 3 हो जाएगा। चलिए, ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे -6, 3 और 3 जुड़ गए, -6 -2 + 2 और 3 5, ये हो जाएगा -18, 6 की गुणा 3 से करोगे -18 -2, और ये +10। ठीक है, देखो ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो 1/2, 18 और 2 हो गए -20 प्लस का 10, तो बच्चों -1/2 इंटू 20 में से 10 निकाल दो तो माइनस के 10 बचेंगे, तो ये माइनस निशान हमने यहाँ लगा दिया, 2 पंजे, तो ये -5। माइनस यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो इससे बने जो ट्रायंगल का एरिया आएगा वो 5 वर्ग मात्रक आ जाएगा, क्योंकि एरिया माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए अगर माइनस में यहाँ पे आया तो इसको छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 5 वर्ग मात्रक। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसलिए हमने ये माइनस का निशान हटा दिया। यहाँ पे 5 वर्ग मात्रक इसका क्या आ गया, एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रायंगल है इससे बन जाएगा आराम से, इन 3 बिंदुओं से ट्रायंगल बन जाएगा। हमें चेक हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि ट्रायंगल किस प्रकार का होगा बच्चों। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि भाई ये ट्रायंगल है। यहाँ पे एक मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बना लिया। ए का मान लिख लीजिए यहाँ पे 3,2, बी का मान यहाँ पे लिख लीजिए -2, -3, सी का मान यहाँ पे लिख लीजिए 2, 3। ठीक है बच्चों, ये हमने तीनों लिख लिए। अब हमें ये दूरी निकाल के देखनी है। अगर ये दूरी तीनों समान आएंगी तो किस प्रकार का होगा, समबाहु। अगर ये 2 दूरी समान आई, या ये 2 या ये 2, तो समद्विबाहु। अगर तीनों असमान आती हैं तो बच्चों क्या होगा, विषमबाहु। ठीक है, तो चलिए यहाँ निकालेंगे हम दूरी AB निकाल लीजिए। पहले दूरी का फॉर्मूला जो है वो सबको पता है, वर्गमूल के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब हम इन दोनों बिंदुओं की बात कर रहे हैं, इसकी और इसकी। इसमें ये x1 y1, x2 y2। ठीक है, ध्यान रखना है। इसको हम x1 - x2 भी कर सकते हैं, यहाँ पे y1 - y2 भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। अगर सपोज करो ये राशि माइनस भी होती या माइनस आएगी तो इसका स्क्वायर करेंगे तब भी ये प्लस हो जाएगी। तो कोई इसमें झंझट वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप x2 - x1 लिखिए या x1 - x2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने x2 - x1 लिखा, यानी कि x2 का मान है -2 माइनस x1 का मान है बच्चों 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान है -3 माइनस y1 का मान है 2, इसका स्क्वायर। क्या करेंगे, -2 और -3 हो गया -5 का स्क्वायर प्लस -3 और -2 माइनस, ये भी -5, इसका स्क्वायर। यहाँ पे आते हैं अब, तो -5 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल के अंदर
25 प्लस इसका भी करेंगे तो ये भी 25, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 यानी कि 50। ठीक है, अब देख लीजिए अगर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो सही है, 50 के फैक्टर कर सकते हैं आप, नहीं तो इसको वर्गमूल 50 ही आप छोड़ सकते हैं। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 गुणा 2, अब 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, तो ये बच्चों 5 वर्गमूल 2 इतनी दूरी आ गई। ठीक है, 5 वर्गमूल 2, मात्रक इसका कुछ होता नहीं है, ऐसे लिख देंगे इसको, दूरी है बीच की, तो मात्रक लिख सकते हो यहाँ पे कि इतने मात्रक, ऐसे लिख दो। अब हम इसी प्रकार दूसरी दूरी निकालेंगे, ये हमारे पास आ गई AB। इसके बाद अब हम BC दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पे BC का फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, x2 वाले हम इसको मानते हैं x2 y2, यहाँ पे x1 y1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो x2 माइनस x1 है, इसका मतलब x2 का मतलब 2 माइनस, और यहाँ पे -2 है तो +2 प्लस y2 का मतलब ये 3 माइनस और माइनस हो जाएगा 3, ये प्लस। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 और 3 6 का स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 36। तो इसको जोड़ देंगे, 6 और 6 12 का 2, हासिल होगा 1, 3 1 4 1 5। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 गुणा 4, अब यहाँ से 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2 वर्गमूल 13 मात्रक। दूसरी जो अब अगली दूरी बची AC, उसको निकाल लेते हैं। AC बराबर, फिर से हम वही फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं हम, x2 वाले इसको मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखो x2 3 में से 2 निकाल दो, प्लस y2 2, यहाँ पे ये 2 में से हमने निकाल दिया 3, तो 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा ये इसका स्क्वायर, 3 में से 2 निकाल दो, माइनस का 1 बचा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया 1 + 1 यानी कि वर्गमूल 2 मात्रा। तो अब हमारे पास AC की वैल्यू आ गई वर्गमूल 2, BC की वैल्यू आ गई 2 वर्गमूल 13 और AB की वैल्यू ये हमारे पास आई थी पहले 5 वर्गमूल 2 मात्रक। अब हम देख पा रहे हैं कि इनमें किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग, इसका और इसका योग करेंगे तो इससे ज़्यादा आएगा। ठीक है, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है ट्रायंगल में, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि ये जो तीनों बिंदु हैं एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है छात्रों, तो ये क्वेश्चन मैंने कर दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा हुआ बच्चों, यदि दी गई आकृति में एक आकृति बनी हुई है, ये आकृति में बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे थोड़ी आड़ी तिरछी तो बनेगी, मैनेज कर लेना उसे। ठीक है, A D
बी ई सी, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 4 और ये x, ठीक है। और हमें ये दिया गया है कि डी ई समांतर है बच्चों ए सी के। पानी की वजह से थोड़ा मार कर लिखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलिए फिर, तो हमसे कह रहा है ये यहाँ पे कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे। अब आपने ये थ्योरम पढ़ी होगी, थेल्स प्रमेय, सबने पढ़ी होगी। ये थेल्स प्रमेय का प्रयोग होता है और हर साल इस पर एक सवाल आता है बोर्ड में थेल्स प्रमेय पे। तो हमें पता है डी ई समांतर ए सी, यानी किसी एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाए तो बाकी की जो दोनों भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में डिवाइड हो जाती हैं बच्चों। तो यहाँ पे ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई, ये समांतर है तो यहाँ पे हो जाएगा ये बी डी अपॉन डी ए बराबर बी ई अपॉन ई सी, ठीक है बच्चों। थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट है, ये हमने लिख दिया। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो बाकी की दोनों भुजाएं समान अनुपात में डिवाइड हो जाती है। ये थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट है। उसके अनुसार थेल्स प्रमेय से हमने ये लिख दिया, तो इसके समांतर है तो ये बटे ये बराबर ये अपॉन ये, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इनके मान हमें दे रखे हैं, बी डी का मान दे रखा हमें 3, डी ए का मान दे रखा 3, बी ई का मान दे रखा x और यहाँ पे दे रखा 4। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो यहाँ पे सीधा सीधा x बराबर 4 आ गया, ठीक है। देखो कितना आसान सवाल है ये। इसके बाद हमसे कह रहा है बच्चों, इसके अथवा में एक सवाल दिया हुआ है कि नीचे दिए गए चित्र में एक चित्र बना हुआ है। मैं चित्र बना लेता हूँ पहले। ठीक है, एक तरफ छोटा है एक तरफ बड़ा है, इस तरीके से बनेगा ये। यहाँ पर लिखा हुआ आर एस ओ पी क्यू। अब ये हमसे इसमें दिया हुआ है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अथवा, ठीक है। इसमें हमको दिया हुआ है, वो यहाँ पर लिख लो क्या दिया है भाई, पी क्यू समांतर आर एस। तो सिद्ध करना हमें कि त्रिभुज ए पी ए क्यू ओ, है ना, ए क्यू ओ नहीं पी क्यू ओ, ये वाला जो ट्रायंगल है ये समरूप है आर एस ओ के, इस वाले के, ठीक है। तो समरूप त्रिभुजों की क्राइटेरिया हमें सबको याद है। 3 क्राइटेरिया होते हैं बेसिकली, ठीक है। ट्रिपल एस, ए एस ए या ट्रिपल ए, और ट्रिपल ए का एक उप प्रमेय होता है डबल ए। तो या तो आप इन दोनों ट्रायंगल के 2 कोण बराबर कर दो या आप तीनों कोण बराबर कर दो, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे बच्चों, समरूप। अब हमें एक चीज़ जिसमें दे रखी है पी क्यू समांतर आर एस, पी क्यू समांतर आर एस, ये भुजा इसके समांतर है। समांतर होने का मतलब है कि ये समांतर है तो ये तिरछी रेखा हो गई, ये जो रेखा है ये हो गई तिर्यक रेखा जिसको बोलते हैं। तो जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो एकांतर कोण बनते हैं बच्चों, यानी कि ये जो कोण बनेगा ये इसके बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, अगर इसको तिरछी रेखा माने तो यहाँ पे भी 2 एकांतर कोण बनेंगे। एक कोण बनेगा ये और एक कोण बनेगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तीसरा, जब 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो बच्चों शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण इसके बराबर होगा ऑटोमेटिकली।
तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि तीनों कोण हमने बराबर कर लिए। अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे हम वही जो उसने हमसे प्रूफ करवाया, उसने हमसे जो त्रिभुज दिए हैं उन्हीं में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज RSO में, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए हमने वही नाम लिखे हैं जो उसने प्रूव करवाए हैं हमसे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हैं तो हमने वैसे ही नाम लिख लिए। PQO यहाँ लिखेंगे PQ समांतर RS एंड PS तिर्यक रेखा है। इसलिए QPO लिख दो या S लिख सकते हो, जैसे मर्जी। QPO बराबर कोण OSR, ठीक है। ये कोण इसके बराबर है। दूसरा कोण कौन सा है? दूसरा लिखेंगे हम PQ समांतर RS एंड QR तिर्यक रेखा है। तब क्या हो जाएगा? कोण PQO बराबर किसका जाएगा? कोण ORS, ठीक है। ये दोनों कोण हमने बराबर कर दिए। तीसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ POQ, कोण POQ बराबर है कोण ROS, और पीछे रीजन में लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप तीनों कोण बराबर कर दिए, तो यहाँ पे लिखोगे समरूपता की कसौटी A से, यानी कि ट्रिपल ए से। ट्रिपल ए से क्या हो जाएगा? त्रिभुज जो हमने शुरू में लिए थे, देखो ये त्रिभुज के नाम लिखे थे PQO, यहाँ पे लिखोगे PQO समरूप त्रिभुज कौन सा है? RSO, ठीक है। तो ये त्रिभुज RSO, तो यही हमें प्रूव करना था इसमें। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो इसमें तीनों कोण आसानी से बराबर हो गए, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। तो ये अथवा वाला हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन 15 में हमें दे रखा है, ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता इक्का है, ठीक है, या लाल रंग का है। तो ताश के पत्तों के बारे में भाई जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितने होंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 में कुल संभव परिणाम, काले पेन से लिखता हूँ, चल नहीं रहा। कुल संभव परिणाम, भाई टोटल पत्ते 52 है तो कुल संभव परिणाम 52 होंगे। अब नंबर 1 सवाल में देखो कै है इसका, उसमें कह रहा कि इक्का है कै, ये कह रहा है कि इक्का है वो जो पत्ता हमने खींचा है। तो इक्का होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे भाई? यहाँ लिखोगे इक्का होने के अनुकूल परिणाम।
भाई टोटल 52 है, 52 में से इक्के 4 हो सकते हैं। प्रत्येक कलर के जो पत्ते होते हैं उसमें हर एक में एक इक्का होता है बच्चों, ठीक है। तो 4 कलर के पत्ते होते हैं, मतलब 2 कलर होते हैं, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, तो प्रत्येक प्रकार में एक इक्का होने की वजह से यहाँ पे 4 हो गए परिणाम। तो इक्का होने की प्रायिकता निकाल लो। इक्का होने की प्रायिकता, प्रायिकता सबको पता है, घटना के अनुकूल परिणाम याद कर लो इसको, बिल्कुल रट लो इसे, क्योंकि ये प्रायिकता का क्वेश्चन आने वाला है पक्का। कुल संभव परिणाम, इस चैप्टर में यही एक फॉर्मूला है। तो घटना के अनुकूल परिणाम है बच्चों 4, कुल संभव परिणाम है 52, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 13, तो ये हो जाएगा 1/13। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 1/13। ख सवाल में हमसे कहा है उसने, इसने कहा है कि भाई लाल रंग का है पत्ता। कैसे रंग का है? लाल रंग का। अब लाल रंग के पत्ते होते हैं, 2 प्रकार के जो पत्ते होते हैं बच्चों लाल रंग के होते हैं। तो लाल रंग के टोटल पत्ते कितने हुए? एक प्रकार के 13 पत्ते होते हैं और 2 प्रकार के पत्ते होते हैं लाल, तो 13 दूनी 26। तो यहाँ लिखोगे लाल रंग होने के अनुकूल परिणाम, लाल रंग होने के अनुकूल परिणाम 26। भाई 13 13 26 हो गए। तो लाल रंग होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता घटना के अनुकूल परिणाम। यहाँ फिर से मैं लिखूंगा फॉर्मूला, बटे कुल संभव परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम है 26, कुल परिणाम है 52। कुल परिणाम तो 52 ही रहेंगे बच्चों, इसमें चेंज नहीं होंगे। तो अब 26 से इसको काट दोगे, 26 कम 26, 26 दूनी, तो प्रायिकता क्या हो गई? 1/2। तो इस प्रकार का देखो, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बड़ा सिंपल सवाल है। प्रायिकता हो गई इसकी 1/2। अब आप इसको नोट कर लो, इसके अथवा में एक सवाल हो रहा है उसको करवाते हैं। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। कर लिया? मिटा दें? चलिए वेरी गुड, इसको मिटाते हैं अब। चलिए अब इसके 15वें क्वेश्चन का अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन, लाल तो यूज करना बेकार ही, चल ही नहीं रहा। अथवा, अथवा वाले में बच्चों हमसे कह रहा है कि एक जार में कुल 24 गेंदें हैं, तो कुल संभव परिणाम लिख दो सीधा यहाँ पे। अथवा वाला क्वेश्चन है ये। पानी की वजह से मारकर चल नहीं रहा अभी। कुल संभव परिणाम, कहीं ना दिखे तो आवाज़ से काम चला लेना भाई। कुल संभव परिणाम दे रखे हैं 24। हमसे कह रहा है कि एक जार में कुछ हरी और दूसरी नीली गेंदें हैं, कुछ हरी हैं कुछ नीली हैं, कोई जार है उसमें गेंदें पड़ी हुई हैं। एक गेंद हम निकाल रहे हैं आराम से। तो कह रहा हरे होने की प्रायिकता दे रखी है। हरी गेंद
होने की प्रायिकता दे रखी है कितनी बच्चों, यहाँ पे दे रखी है 2/3। ठीक है, ये 2 है, 2/3 दे रखी है। अब क्या करना है, जार में कुल गेंदों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे हमें पता कुछ हरी हैं कुछ नीली गेंदें हैं। ये यहाँ पे दे रखी है हमें कुल संभव परिणाम 24 और हरी गेंद होने की प्रायिकता इसने दे रखी है। कुछ गेंदें हरी हैं जार में, कुछ नीली हैं। तो हरी होने की प्रायिकता चूँकि हमें दे रखी है, इसलिए हरी गेंदों की संख्या आप एज्यूम कर सकते हो बच्चों कि माना जार में हरी गेंद है बच्चों x। जार में हमने हरी गेंदों की संख्या मान ली। अब हरी गेंदों की प्रायिकता निकाल सकते हैं हम। भाई कुल संभव हरी गेंद होने के अनुकूल परिणाम x हो जाएंगे, कुल संभव परिणाम 24। तो यहाँ निकालेंगे हरी गेंद होने की प्रायिकता। भाई अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम है बच्चों x, क्योंकि x गेंदें हैं हरी हमने मान रखी हैं, और कुल संभव परिणाम है 24। तो हरी गेंद होने की प्रायिकता हो गई x/24। अब हमें इसी प्रश्न में हरी गेंद होने की प्रायिकता ऑलरेडी दे रखी है, तो उसको यहाँ पे रख देंगे 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये हो जाएगा 3x बराबर 24 गुणा 2। तो x बराबर 24 गुणा 2/3। 3 से कट जाएगा 8 बार, 8 की गुणा 2 से करोगे तो x बराबर 16 गेंद। तो हमें पता लग गया x जो हमने मानी है हरी गेंदें, तो हरी गेंदें कितनी हो गई, ये हैं हरी गेंदें। हरी गेंद हो गई 16। अब भाई टोटल गेंद है 24, 16 गेंदें हरी, तो नीली गेंदों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ निकाल लो। नीली गेंदों की संख्या बराबर कुल गेंद माइनस हरी गेंद। भाई जार में दोनों प्रकार की गेंदें हैं, तो टोटल गेंदों में से हरी गेंद निकाल दोगे तो कितनी बची, नीली बची, है ना। टोटल जो गेंदें हैं वो हरी प्लस नीली है ना मिला के टोटल। तो टोटल है 24, हरी कितनी हो गई 16, तो 24 में से 16 गया 8। तो 8 गेंद बच्चों नीली हो गई। ठीक है, तो अथवा वाला सवाल भी बड़ा आसान है ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जाना माना प्रश्न, गारंटेड सवाल होता है ये, जो बोर्ड की परीक्षा में आता ही आता है। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको उल्टा लेके चलते हैं बच्चों। जैसे कह रहा है ना कि वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या, तो हम मान के चलते हैं कि इस उल्टा कर दो इसको कि वर्गमूल 7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम मानेंगे सॉल्यूशन में इसके कि माना, थ्योरी जैसा सवाल होता है बिल्कुल। ये 2 स्टेप आपको याद रखने हैं, वो मैं बताने वाला हूँ, उनको याद रखिए। चाहे ये वर्गमूल 7 हो, वर्गमूल 2 हो, वर्गमूल 3 हो, वर्गमूल 5 हो या कुछ और हो, सब में वही स्टेप फॉलो करने हैं। तो देखो माना वर्गमूल 7 एक परिमेय संख्या है,
है ना। तो परिमेय संख्या होगी तो वर्गमूल 7 के बराबर क्या लिख सकते हैं हम, किसके बराबर होगी ये, P/Q के बराबर, है ना। P/Q के बराबर तो होगी, परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, P/Q से। तो ये 7 हमने मान ली परिमेय संख्या, तो P/Q के बराबर होगी। जहाँ क्या कंडीशन होती है इसमें, जहाँ P/Q पूर्णांक होते हैं बच्चों, और एक कंडीशन और होती है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें मान लो कि माना P और Q में एक के अतिरिक्त तो कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे माना, ये सब चीज़ें मानी जाती हैं, माना P/Q में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इतना मान लिया, इसको परिमेय मान लो और इनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर पहला स्टेप तो यही है कि इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 7 का वर्ग और इधर हो जाएगा P²/Q², या यहाँ से हम लिख सकते हैं 7 बराबर P²/Q², या यहाँ से आ जाएगा ये P² बराबर 7Q²। पहला स्टेप तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P² अगर 7 इधर ले आए तो डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो यहाँ पे लिखनी है एक लाइन, P² 7 से विभाज्य है, अतः P भी 7 से क्या होगा बच्चों, विभाज्य होगा, ठीक है। पहला स्टेप ये है, यहाँ पे लिख देंगे P² 7 से विभाज्य है, अतः P भी 7 से विभाज्य होगा। अब नंबर 2 पे क्या करते हैं, फिर से मान लेंगे कि माना P बराबर 7R, क्योंकि 7 से विभाज्य है ना, तो 7R इधर जाओगे 7 से विभाजित हो जाएगा, पक्का पक्का कट जाएगा ये। अब वर्ग कर दो इसका फिर से, तो देखो क्या हो जाएगा, P² बराबर 49R², ठीक है। या P² का मान यहाँ से उठा कर रख दो, कितना है 7Q², ये देखिए, तो यहाँ रखेंगे 7Q² बराबर 49R²। अब 7 से ये कट जाएगा 7 बार, तो ये हो जाएगा Q² इज इक्वल टू 7R²। दूसरा स्टेप ये है। अब यहाँ पे लिखेंगे Q² 7 से विभाज्य है, अतः Q भी 7 से विभाज्य होगा। अब आप एक चीज़ ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ भी 7 से विभाज्य है, ये भी 7 से विभाज्य है, P और Q 7 से विभाजित है। हमने कह दिया कि भैया एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, अब 7 भी कॉमन हो गया, तो यहाँ लिखेंगे अतः P/Q में एक के अतिरिक्त सात भी
उभयनिष्ठ गुणनखंड है ठीक है। हमने तो माना था कि 1 है और यहाँ पे क्या आ गया 7 भी हो गया, तो लिखेंगे यह हमारी गलत परिकल्पना के कारण, ब्रैकेट में लिखोगे क्या परिकल्पना करी थी कि वर्गमूल 7 एक परिमेय संख्या है। गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, यह हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। और लास्ट में क्या आ जाएगा भाई, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार। आते हैं वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, 2 स्टेप आपको याद करने होते हैं बेसिकली ये वाले। इन 2 स्टेप को अगर आपने याद कर लिया, एक बार यहाँ पे वर्क करने पर और एक बार ये वर्क करने पर, ये 2 स्टेप हैं, इनको अगर आपने याद कर लिया तो पूरे इसमें आपको क्वेश्चन में आंसर नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ये नोट कर लीजिए इनको, मिटाते हैं इनको। 16 का अथवा वाला क्वेश्चन है ये। अथवे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 1261 प्रथम संख्या में दे रखी है, देखो बच्चों यहाँ पे 2 संख्याएं दे रखी हैं कि 1261 और 1067 का HCF दे रखा है, तो इनका LCM ज्ञात कीजिए। 2 संख्याएं दे रखी हैं हमें, यहाँ लिख लेते हैं हम 1261 और 1067 का HCF दे रखा है। कितना दे रखा है भाई 97। हमसे कह रहा है LCM ज्ञात करो। बिल्कुल, तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला याद हो, आपको नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ये फॉर्मूला सबको याद रखना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM का गुणनफल। अब यहाँ पे प्रथम संख्या देखो क्या दे रखी है 1261, दूसरी संख्या 1067, HCF दे रखा 97 गुणा LCM। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमसे फाइंड करवा रहा, तो यहाँ से LCM का मान निकाल लेंगे। ये 97 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा LCM बराबर 1261 गुणा 1067 अपॉन में 97। ठीक है, 97 से इसको काट लो, कट जाएगा ये, काटो। 97 कम 97 कितना बचा, 3 और 26 29, 291 और 7 21 97, 13 बार कटेगा ये। गुणा 1067, मल्टीप्लिकेशन कर लो। 13 7 91 का 1, यहाँ से लगे 9, 13 4 78 और 9 87, 78 और 9 87। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 87 हमने पूरा लिख दिया। 13 कम 13 है, तो हमारे पास LCM आ गया 13,871। ठीक है, तो इतना हमारे पास LCM आ जाएगा। इस प्रकार का सवाल एक आता है निश्चित, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों।
ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि द्विघात समीकरण के मूल समान हो। द्विघात समीकरण जो दे रखा है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पहले। ए माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए माइनस 12 एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब भाई इस कह रहा कि ए का मान याद करो जब इस समीकरण के मूल समान हो। तो मूल समान होने का मतलब है बच्चों कि इसका विविक्त कर क्या होगा, 0 होगा। विविक्त कर 0 होगा तो विविक्त कर निकालेंगे कैसे, जब हमें ए बी सी का मान पता होगा। क्या होता है विविक्त कर, विविक्त कर डी से लिखते हैं तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। कब, जब समीकरण के मूल समान होंगे। तो मानक द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। मानक द्विघात समीकरण मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, याद रखना सबको। मानक द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए का मान कितना होगा, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो ए बराबर आ गया बच्चों ए माइनस 12। बी बराबर हो जाएगा प्लस ये 2 एक्स के अतिरिक्त जो भी लिखा हुआ वो बी का मान है। चिन्ह यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लेते। इसी प्रकार का मान बच्चों यहाँ से देख लो, ये इससे तुलना करेंगे तो सी का मान आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमने मानक समीकरण से तुलना कर ली ए बी और सी, तो ये ए बी सी के मान हमें पता लग गए। अब हमें क्या निकाल लेना, विविक्त कर निकाल लेना है। तो विविक्त कर है डी बराबर क्या हो जाएगा 0। डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से हम कर सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac। अब बच्चों ए बी सी के मान रख दो इसमें। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं इसको। बी का मान है 2a माइनस 12, ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर 4 गुणा ए का मान है हमारे पास a माइनस 12 गुणा सी का मान है 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया। अब हमने बी स्क्वायर बराबर 4ac हो गया। इसका वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग आएगा बच्चों 4, ये हो जाएगा a माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 4 a माइनस 12 गुणा 2। देखो a माइनस 12 इधर भी है, a माइनस 12 इधर भी है, तो इस a माइनस 12 से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे 4 है, ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों a माइनस 12 और इधर क्या बचा 2। अब इस यहाँ से a का मान आ जाएगा, देखो इस 12 को इधर लेके जाओगे आप तो ये हो जाएगा a बराबर 2 प्लस 12 यानी कि a बराबर 14। तो इस प्रकार ये a का मान आ गया। तो इस वीडियो को बच्चों अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। घर में खूब पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।